रॉलेट एक्ट और मेरा धर्म संकट। मित्रों ने सलाह दी कि माथेरान जाने से मेरा शरीर शीघ्र पुष्ट होगा। अतएव मैं माथेरान गया, किंतु वहां का पानी भारी था, इसलिए मेरे सरीखे रोगी के लिए वहां रहना कठिन हो गया। पेचिश के कारण गुदाद्वार इतना नाजुक हो गया था कि साधारण स्पर्श भी मुझसे सहा न जाता था। उसमें दरारें पड़ गई थी, जिससे मल त्याग के समय मुझे बहुत कष्ट होता था। इससे कुछ भी खाते हुए मुझे डर लगता था। एक हफ्ते में माथेरान से वापस लौटा तो मेरी तबीयत की हिफाजत का जिम्मा शंकरलाल बैंकर ने अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने डॉक्टर दलाल से सलाह लेने का आग्रह किया। डॉक्टर दलाल आए। उनकी तत्काल निर्णय करने की शक्ति ने मुझे मुग्ध कर दिया। वो बोले, जब तक आप दूध न लेंगे, मैं आपके शरीर को फिर से रुष्ट पुष्ट न बना सकूंगा। उसे पुष्ट बनाने के लिए आपको दूध लेना चाहिए और लोहे तथा आर्सेनिक की पिचकारियां लेनी चाहिए। यदि आप इतना करें तो आपके शरीर को पुनः पुष्ट करने की गारंटी मैं देता हूं। मैंने जवाब दिया कि पिचकारी लगाइए, लेकिन दूध मैं न लूंगा। डॉक्टर ने कहा कि दूध के संबंध में आपकी प्रतिज्ञा क्या है। ये जानकर कि गाय भैंस पर फूंके की क्रिया की जाती है, मुझे दूध से नफरत हो गई है। और ये तो मैं सदा से मानता रहा हूं कि दूध मनुष्य का आहार नहीं है, इसलिए मैंने दूध छोड़ दिया है। ये सुनकर कस्तूरबाई, जो मेरी खटिया के पास ही खड़ी थी, बोल उठी, तब तो आप बकरी का दूध तो ले सकते हैं। डॉक्टर बीच में बोले, आप बकरी का दूध लें तो भी मेरा काम बन जाएगा। मैं घिरा। सत्याग्रह की लड़ाई के मोह ने मेरे अंदर जीने का लोभ पैदा कर दिया और मैंने प्रतिज्ञा के अक्षरार्थ के पालने से संतोष मानकर उसकी आत्मा का हनन किया। यद्यपि दूध की प्रतिज्ञा लेते समय मेरे सामने गाय भैंस ही थी, फिर भी मेरी प्रतिज्ञा दूध मात्र की मानी जानी चाहिए। और जब तक मैं पशु के दूध मात्र को मनुष्य के आहार के रूप में निषिद्ध मानता हूं, तब तक मुझे उसे लेने का अधिकार नहीं। इस बात को जानते हुए भी मैं बकरी का दूध लेने के लिए तैयार हो गया। सत्य के पुजारी ने सत्याग्रह की लड़ाई के लिए जीने की इच्छा रखकर अपने सत्य को लांछित किया। मेरे इस कार्य का डंक अभी तक मिटा नहीं है और बकरी का दूध छोड़ने के विषय में मेरा चिंतन तो चल ही रहा है। बकरी का दूध पीते समय रोज मैं दुख का अनुभव करता हूँ, किंतु सेवा करने का महासूक्ष्म मोह जो मेरे पीछे पड़ा है, मुझे नहीं छोड़ता। अहिंसा की दृष्टि से आहार के अपने प्रयोग मुझे प्रिय हैं, उनसे मुझे आनंद प्राप्त होता है, वो मेरा विनोद है। परंतु बकरी का दूध मुझे आज इस दृष्टि से नहीं अखरता, वो अखरता है सत्य की दृष्टि से। मुझे ऐसा आभास होता है कि मैं अहिंसा को जितना पहचान सका हूं, सत्य को उससे अधिक पहचानता हूं। मेरा अनुभव यह है कि अगर मैं सत्य को छोड़ दूं तो अहिंसा की भारी गुत्थियां मैं कभी नहीं सुलझा सकूंगा। सत्य के पालन का अर्थ है लिए हुए व्रत के शरीर और आत्मा की रक्षा, शब्दार्थ और भावार्थ का पालन। मुझे हर दिन ये बात खटकती रहती है कि मैंने दूध के बारे में व्रत की आत्मा का, भावार्थ का हनन किया है। ये जानते हुए भी मैं ये नहीं जान सका कि अपने व्रत के प्रति मेरा धर्म क्या है, अथवा ये कहिए कि मुझ में उसे पालने की हिम्मत नहीं है। दोनों बातें एक ही हैं, क्योंकि शंका के मूल में श्रद्धा का अभाव रहता है। हे ईश्वर, तू मुझे श्रद्धा दे। बकरी का दूध शुरू करने के कुछ दिन बाद डॉक्टर दलाल ने गुदद्वार की दरारों का ऑपरेशन किया और वो बहुत सफल हुआ। बिछौना छोड़कर उठने की कुछ आशा बंध रही थी और अखबार वगैरह पढ़ने लगा ही था कि इतने में रॉलेट कमेटी की रिपोर्ट मेरे हाथ में आई। उसकी सिफारिशें पढ़कर मैं चौंका। भाई उमर सोबानी और शंकरलाल बैंकर ने चाहा कि कोई निश्चित कदम उठाना चाहिए। एक आध महीने में मैं अहमदाबाद गया। वल्लभ भाई प्रायः प्रतिदिन मुझे देखने आते थे। इस बातचीत के परिणाम स्वरूप ऐसे कुछ लोगों की एक छोटी सभा बुलाने का निश्चय हुआ जो मेरे संपर्क में ठीक ठीक आ पहुंचे थे। मुझे तो ये स्पष्ट प्रतीत हुआ कि प्राप्त प्रमाणों के आधार पर रॉलेट कमेटी ने जो कानून बनाने की सिफारिश की है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे ये भी इतना ही स्पष्ट प्रतीत हुआ कि स्वाभिमान रक्षा करने वाली कोई भी जनता ऐसे कानून को स्वीकार नहीं कर सकती। ये सभा हुई, उसमें मुश्किल से कोई 20 लोगों को न्योता गया था। जहां तक मुझे याद है, वल्लभ भाई के अतिरिक्त उसमें श्रीमती सरोजिनी नायडू, मिस्टर हर्नीमैन, स्वर्गीय उमर सोबानी, श्री शंकरलाल बैंकर, श्री अनुसुईया बहन आदि सम्मिलित हुए थे। प्रतिज्ञा पत्र तैयार हुआ और मुझे याद है कि जितने लोग हाजिर थे, उन सब ने उन पर हस्ताक्षर किए। उस समय मैं कोई अखबार नहीं निकालता था, पर समय समय पर अखबारों में लिखा करता था। उसी तरह लिखना शुरू किया और शंकरलाल बैंकर ने जोर का आंदोलन चलाया। इस अवसर पर उनकी काम करने की और संगठन करने की शक्ति का मुझे खूब अनुभव हुआ। कोई भी चलती हुई संस्था सत्याग्रह जैसे नए शस्त्र को स्वयं उठा ले, मैंने इसे असंभव माना।
इस कारण सत्याग्रह सभा की स्थापना हुई। उसमें मुख्य सदस्यों के नाम बंबई में ही लिखे गए। केंद्र बंबई में रखा गया। प्रतिज्ञा पत्रों पर खूब हस्ताक्षर होने लगे। खेड़ा की लड़ाई की तरह पत्रिकाएं निकलीं और जगह जगह सभाएं हुईं। मैं इस सभा का सभापति बना। मैंने देखा कि शिक्षित समाज और मेरे बीच बहुत मेल नहीं बैठ सकता। सभा में गुजराती भाषा के उपयोग के मेरे आग्रह ने और मेरे कुछ दूसरे तरीकों ने उन्हें परेशानी में डाल दिया। फिर भी बहुतों ने मेरी पद्धति को निभाने की उदारता दिखाई। ये मुझे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मैंने शुरू में ही देख लिया कि ये सभा लंबे समय तक टिक नहीं सकेगी। इसके अलावा सत्य और अहिंसा पर मैं जो जोर देता था वो कुछ लोगों को अप्रिय मालूम हुआ। फिर भी शुरू के दिनों में ये नया काम धड़ल्ले के साथ आगे बढ़ा। वह अद्भुत दृश्य। एक ओर से रॉलेट कमेटी की रिपोर्ट के विरुद्ध आंदोलन बढ़ता गया। दूसरी ओर से सरकार कमेटी की सिफारिशों पर अमल करने के लिए दृढ़ होती गई। रॉलेट बिल प्रकाशित हुआ। मैं एक बार धारा सभा की बैठक में गया था रॉलेट बिल की चर्चा सुनने। शास्त्री जी ने अपना जोशीला भाषण किया, सरकार को चेतावनी दी। जिस समय शास्त्री जी की वाग्धारा बह रही थी, वायसराय उनके सामने टकटकी लगाकर देख रहे थे। मुझे तो जान पड़ा कि इस भाषण का असर उन पर हुआ होगा। शास्त्री जी की भावना उमड़ी पड़ती थी। पर सोए हुए आदमी को जगाया जा सकता है। जागने वाला सोने का बहाना करे तो उसके कान में ढोल बजाने पर भी वो क्यों सुनने लगा। धारा सभा में बिलों की चर्चा का फार्स तो करना ही चाहिए। सरकार ने वो किया, किंतु उसे जो काम करना था उसका निश्चय तो हो ही चुका था। इसलिए शास्त्री जी की चेतावनी व्यर्थ सिद्ध हुई। मेरी तूती की आवाज को भला कौन सुनता। मैंने वायसराय से मिलकर उन्हें बहुत समझाया। व्यक्तिगत पत्र लिखे, सार्वजनिक पत्र लिखे। मैंने उसमें स्पष्ट बता दिया कि सत्याग्रह को छोड़कर मेरे पास दूसरा कोई मार्ग नहीं। लेकिन सब व्यर्थ हुआ। अभी बिल गजट में नहीं छपा था। मेरा शरीर कमजोर था। फिर भी मैंने लंबी यात्रा का खतरा उठाया। मुझ में ऊंची आवाज से बोलने की शक्ति नहीं आई थी। खड़े रहकर बोलने की शक्ति जो गई सो अब तक लौटी नहीं है। थोड़ी देर खड़े रहकर बोलने पर सारा शरीर कांपने लगता था और छाती तथा पेट में दर्द मालूम होने लगता था। पर मुझे लगता था कि मद्रास से आया हुआ निमंत्रण स्वीकार करना ही चाहिए। दक्षिण के प्रांत उस समय भी मुझे घर सरीखे मालूम होते थे। दक्षिण अफ्रीका के संबंध के कारण तमिल, तेलुगु आदि दक्षिण प्रदेश के लोगों पर मेरा कुछ अधिकार है, ऐसा मैं मानता आया हूं। और अपनी इस मान्यता में मैंने थोड़ी भी भूल की है, ऐसा मुझे आज तक प्रतीत नहीं हुआ। निमंत्रण स्वर्गीय कस्तूरी रंगा अयंगर की ओर से मिला था। मद्रास जाने पर पता चला कि इस निमंत्रण के मूल में राजगोपालाचार्य थे। राजगोपालाचार्य के साथ ये मेरा पहला परिचय कहा जा सकता है। मैं इसी समय उन्हें प्रत्यक्ष पहचानने लगा था। सार्वजनिक काम में अधिक हिस्सा लेने के विचार से और श्री कस्तूरी रंगा अयंगर इत्यादि मित्रों की मांग पर वे सेलम छोड़कर मद्रास में वकालत करने वाले थे। मुझे उनके घर पर ठहराया गया था। कोई 2 दिन बाद ही मुझे पता चला कि मैं उनके घर ठहरा हूं, क्योंकि बंगला कस्तूरी रंगा अयंगर का था। इसलिए मैंने अपने को उन्हीं का मेहमान मान लिया था। महादेव देसाई ने मेरी भूल सुधारी। राजगोपालाचार्य दूर दूर ही रहते थे, पर महादेव ने उन्हें भली भांति पहचान लिया था। महादेव ने मुझे सावधान करते हुए कहा, आपको राजगोपालाचार्य से जान पहचान बढ़ा लेनी चाहिए। मैंने परिचय बढ़ाया। मैं प्रतिदिन उनके साथ लड़ाई की रचना के विषय में चर्चा करता था। सभाओं के सिवा मुझे और कुछ सूझता ही न था। यदि रॉलेट बिल कानून बन जाए तो उसकी सविनय अवज्ञा किस प्रकार की जाए। उसकी सविनय अवज्ञा करने का अवसर तो सरकार दे तभी मिल सकता है। दूसरे कानूनों की सविनय अवज्ञा की जा सकती है, उसकी मर्यादा क्या हो, इत्यादि प्रश्नों पर चर्चा होती थी। श्री कस्तूरी रंगा अयंगर ने नेताओं की एक छोटी सी सभा बुलाई। उसमें भी खूब चर्चा हुई। श्री विजय राघवाचार्य ने उसमें पूरा हिस्सा लिया। उन्होंने सुझाव दिया कि सूक्ष्म से सूक्ष्म सूचनाएं लिखकर मैं सत्याग्रह का शास्त्र तैयार कर लूं। मैंने बताया कि ये काम मेरी शक्ति से बाहर का है। इस प्रकार मंथन चिंतन चल ही रहा था कि इतने में एक समाचार मिला कि बिल कानून के रूप में गजट में छप गया है। इस खबर के बाद की रात को मैं विचार करते करते सो गया। सवेरे जल्दी जाग उठा और अर्ध निद्रा की दशा रही होगी, ऐसे में मुझे सपने में एक विचार सूझा। मैंने सवेरे ही सवेरे राजगोपालाचार्य को बुलाया और कहा, मुझे रात स्वप्न अवस्था में ये विचार सूझा कि इस कानून के जवाब में हम सारे देश को हड़ताल करने की सूचना दें। सत्याग्रह आत्मशुद्धि की लड़ाई है, ये धार्मिक युद्ध है। धर्म कार्य का आरंभ शुद्धि से करना ठीक मालूम होता है। उस दिन सब उपवास करें और काम धंधा बंद रखें। मुसलमान भाई रोजे से अधिक उपवास न करेंगे, इसलिए 24 घंटों का उपवास करने की सिफारिश की जाए।
इसमें सब प्रांत सम्मिलित होंगे या नहीं, ये तो कहा नहीं जा सकता, पर बंबई, मद्रास, बिहार और सिंध की आशा तो मुझे है ही। यदि इतने स्थानों पर भी ठीक से हड़ताल रहे तो हमें संतोष मानना चाहिए। राजगोपालाचार्य को यह सूचना बहुत अच्छी लगी। बाद में दूसरे मित्रों को तुरंत इसकी जानकारी दी गई। सबने इसका स्वागत किया। मैंने एक छोटी सी विज्ञप्ति तैयार कर ली। पहले 1919 के मार्च की 30वीं तारीख रखी गई, बाद में 6 अप्रैल रखी गई। लोगों को बहुत ही थोड़े दिन की मुद्दत दी गई थी। चूंकि काम तुरंत करना जरूरी समझा गया था, अतएव तैयारी के लिए लंबी मुद्दत देने का समय नहीं था। लेकिन न जाने कैसे सारी व्यवस्था हो गई। समूचे हिंदुस्तान में, शहरों में और गांवों में हड़ताल हुई। वो दृश्य भव्य था। वह सप्ताह 1। दक्षिण में थोड़ी यात्रा करके संभवतः 4 अप्रैल को मैं बंबई पहुंचा। शंकरलाल बैंकर का तार था कि 6 तारीख मनाने के लिए मुझे बंबई में मौजूद रहना चाहिए। पर इससे पहले दिल्ली में तो हड़ताल 30 मार्च के दिन मनाई जा चुकी थी। दिल्ली में स्वर्गीय श्रद्धानंद जी और मरहूम हकीम साहब अजमल खां की दुहाई फिरती थी। 6 अप्रैल तक हड़ताल की अवधि बढ़ाने की सूचना दिल्ली देर से पहुंची थी। दिल्ली में उस दिन जैसी हड़ताल शुरू हुई वैसी पहले कभी न हुई थी। ऐसा जान पड़ा मानो हिंदू और मुसलमान दोनों एक दिल हो गए हों। श्रद्धानंद जी को जामा मस्जिद में निमंत्रित किया गया और वहां उन्हें भाषण करने दिया गया। अधिकारी ये सब सहन नहीं कर पाए। रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हुए जुलूस को पुलिस ने रोका और गोलियां चलाई। कितने ही लोग घायल हुए, कुछ जान से मारे गए। दिल्ली में दमन का दौर शुरू हुआ। श्रद्धानंद जी ने मुझे दिल्ली बुलाया। मैंने तार दिया कि बंबई में 6 तारीख मनाकर तुरंत दिल्ली पहुंचूंगा। जो हाल दिल्ली का था वही लाहौर अमृतसर का भी रहा। अमृतसर से डॉक्टर सत्यपाल और किचलू के तार आए थे। मुझे वहां तुरंत पहुंचना चाहिए ऐसा लिखा था। इन 2 भाइयों को मैं उस समय बिल्कुल नहीं जानता था, पर वहां भी इस निश्चय की सूचना भेजी थी कि दिल्ली होकर अमृतसर पहुंचूंगा। 6 अप्रैल के दिन बंबई में सवेरे सवेरे हजारों लोग चौपाटी पर स्नान करने गए और वहां से ठाकुरद्वार जाने के लिए जुलूस रवाना हुआ। उसमें स्त्रियां और बच्चे भी थे। जुलूस में मुसलमान भी अच्छी संख्या में सम्मिलित हुए थे। इस जुलूस में से मुसलमान भाई हमें एक मस्जिद में ले गए। वहां श्रीमती सरोजिनी देवी से और मुझसे भाषण कराए। वहां श्री विट्ठल दास जीराजानी ने स्वदेशी और हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतिज्ञा लिवाने का सुझाव रखा। मैंने ऐसी उतावली में प्रतिज्ञा कराने से इनकार किया और जितना हो रहा था उतने से संतोष करने की सलाह दी। की हुई प्रतिज्ञा फिर तोड़ी नहीं जा सकती। स्वदेशी का अर्थ हमें समझना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतिज्ञा की जिम्मेदारी का ख्याल हमें रखना चाहिए, आदि बातें कही और ये सूचना कि प्रतिज्ञा लेने का जिसका विचार हो वो चाहे तो अगले दिन सवेरे चौपाटी के मैदान पर पहुंच जाए। बंबई की हड़ताल संपूर्ण थी। यहां कानून की सविनय अवज्ञा की तैयारी कर रखी गई थी। जिनकी अवज्ञा की जा सके ऐसी 2-3 चीजें थी। जो कानून रद्द किए जाने लायक थे और जिनकी अवज्ञा सब सरलता से कर सकते थे, उनमें से एक का ही उपयोग करने का निश्चय था। नमक कर का कानून सबको अप्रिय था। उस कर को रद्द कराने के लिए बहुत कोशिशें हो रही थीं। अतएव मैंने एक सुझाव ये रखा था कि सब लोग बिना परवाने के अपने घर में नमक बनाएं। दूसरा सुझाव सरकार द्वारा जब्त की हुई पुस्तकें छपाने और बेचने का था। ऐसी 2 पुस्तकें मेरी ही थीं, हिंद स्वराज्य और सर्वोदय। इन पुस्तकों को छपाना और बेचना सबसे सरल सविनय अवज्ञा मालूम हुई। इसलिए ये पुस्तकें छपाई गईं और शाम को उपवास छूटने के बाद चौपाटी की विराट सभा के विसर्जित होने के बाद इन्हें बेचने का प्रबंध किया गया। शाम को कई स्वयं सेवक ये पुस्तकें बेचने निकल पड़े। एक मोटर में मैं निकला और एक में श्रीमती सरोजिनी नायडू। जितनी प्रतियां छपाई गई थीं उतनी सब बिक गईं। इनकी जो कीमत वसूल होती वो लड़ाई के काम में ही खर्च की जाने वाली थी। एक प्रति का मूल्य 4 आना रखा गया था, पर मेरे हाथ पर अथवा सरोजिनी देवी के हाथ पर शायद ही किसी ने 4 आने रखे होंगे। अपनी जेब में जो कुछ था सो सब देकर किताबें खरीदने वाले बहुतेरे निकल आए। कोई 10 और 5 के नोट भी देते थे। लोगों को समझा दिया गया था कि खरीदने वाले के लिए भी जेल का खतरा है, लेकिन क्षण भर के लिए लोगों ने जेल का भय छोड़ दिया था। 7 तारीख को ये पता चला कि जिन किताबों के बेचने पर सरकार ने रोक लगाई थी, सरकार की दृष्टि से वे बेची ही नहीं गई हैं। जो पुस्तकें बिकी हैं वे तो उनकी दूसरी आवृत्ति मानी जाएंगी। जब्त की हुई पुस्तकों में उनकी गिनती नहीं हो सकती। सरकार की ओर से ये कहा गया था कि नई आवर्तित छपाने, बेचने और खरीदने में कोई गुनाह नहीं है। ये खबर सुनकर लोग निराश हुए। उस दिन सवेरे लोगों को चौपाटी पर स्वदेशी व्रत और हिंदू मुस्लिम एकता का व्रत लेने के लिए इकट्ठा होना था।
विट्ठलदास जेराजानी को ये पहला अनुभव हुआ कि हर सफेद चीज दूध नहीं होती। बहुत थोड़े लोग इकट्ठा हुए थे। इनमें से 2-4 बहनों के नाम मेरे ध्यान में आ रहे हैं और पुरुष भी थोड़े ही थे। मैंने व्रतों का मसविदा बना रखा था। उपस्थित लोगों को उनका अर्थ अच्छी तरह समझा दिया गया और उन्हें व्रत लेने दिए गए। थोड़ी उपस्थिति से मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, दुख भी नहीं हुआ, परंतु मैं उसी समय से धूम धड़क्के के काम और धीमे तथा शांत रचनात्मक काम के बीच का भेद तथा लोगों में पहले काम के लिए पक्षपात और दूसरे के लिए अरुचि का अनुभव करता आया हूं। पर इस विषय के लिए एक अलग प्रकरण देना पड़ेगा। 7 अप्रैल की रात को मैं दिल्ली अमृतसर जाने के लिए रवाना हुआ। 8 को मथुरा पहुंचने पर कुछ ऐसी भनक कान तक आई कि शायद मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। मथुरा के बाद एक स्टेशन पर गाड़ी रुकती थी, वहां आचार्य गिडवानी मिले। उन्होंने मेरे पकड़े जाने के बारे में पक्की खबर दी और जरूरत हो तो अपनी सेवा अर्पण करने के लिए कहा। मैंने धन्यवाद दिया और कहा कि जरूरत पड़ने पर आपकी सेवा लेना नहीं भूलूंगा। पलवल स्टेशन आने के पहले ही पुलिस अधिकारी ने मेरे हाथों में आदेश पत्र रखा। आदेश इस प्रकार का था: आपके पंजाब में प्रवेश करने से अशांति बढ़ने का डर है, अतएव आप पंजाब की सीमा में प्रवेश न करें। आदेश पत्र देकर पुलिस ने मुझे उतर जाने को कहा। मैंने उतरने से इनकार किया और कहा, मैं अशांति बढ़ाने नहीं बल्कि निमंत्रण पाकर अशांति घटाने के लिए जाना चाहता हूं। इसलिए खेद है कि मुझसे इस आदेश का पालन नहीं हो सकेगा। पलवल आया। महादेव मेरे साथ थे। उनसे मैंने दिल्ली जाकर श्रद्धानंद जी को खबर और लोगों को शांत रहने के लिए कहा। मैंने महादेव से यह भी कहा कि वे लोगों को बता दें कि सरकारी आदेश का अनादर करने के कारण जो सजा होगी उसे भोगने का मैंने निश्चय कर लिया है। साथ ही लोगों को यह समझाने के लिए कहा कि मुझे सजा होने पर भी उनके शांत रहने में ही हमारी जीत है। मुझे पलवल स्टेशन पर उतार लिया गया और पुलिस के हवाले किया गया। फिर दिल्ली से आने वाली किसी ट्रेन के तीसरे दर्जे के डिब्बे में मुझे बिठाया गया और साथ में पुलिस का दल भी बैठा। मथुरा पहुंचने पर मुझे पुलिस की बैरक में ले गए। मेरा क्या होगा, मुझे कहां ले जाना है, सो कोई पुलिस अधिकारी मुझे बता न सका। सुबह 4 बजे मुझे जगाया गया और बंबई की ओर जाने वाली मालगाड़ी में बिठा दिया गया। दोपहर को मुझे सवाई माधोपुर स्टेशन पर उतारा गया। वहां बंबई की डाक गाड़ी में लाहौर से इंस्पेक्टर बोरिंग आए। उन्होंने मेरा चार्ज लिया। अब मुझे पहले दर्जे में बिठाया गया, साथ में साहब भी बैठे। अब तक मैं एक साधारण कैदी था, अब एक जेंटलमैन कैदी माना जाने लगा। साहब ने सर माइकल ओडवायर का बखान शुरू किया। उन्हें मेरे विरुद्ध तो कोई शिकायत है ही नहीं, किंतु मेरे पंजाब जाने से उन्हें अशांति का पूरा भय है, आदि बातें कहकर मुझे स्वेच्छा से लौट जाने के लिए, फिर से पंजाब की सीमा पार न करने के लिए अनुरोध किया। मैंने उनसे कह दिया कि मुझसे आज्ञा का पालन नहीं हो सकेगा और मैं स्वेच्छा से वापस जाने को तैयार नहीं। अतएव साहब ने लाचार होकर कानूनी कार्यवाही करने की बात की। मैंने पूछा, लेकिन ये तो कहिए कि आप मेरा क्या करना चाहते हैं? वो बोले, मुझे पता नहीं, मैं दूसरे आदेश की राह देख रहा हूं। अभी तो मैं आपको बंबई ले जा रहा हूं। सूरत पहुंचने पर किसी दूसरे अधिकारी ने मुझे अपने कब्जे में ले लिया। उसने मुझे रास्ते में कहा कि आप रिहा कर दिए गए हैं, लेकिन आपके लिए मैं ट्रेन को मरीन लाइन स्टेशन के पास रुकवाऊंगा। आप वहां उतर जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। कोलाबा स्टेशन पर बड़ी भीड़ होने की संभावना है। मैंने उनसे कहा कि आपका कहा करने में मुझे प्रसन्नता होगी। वो खुश हुआ और उसने मुझे धन्यवाद दिया। मैं मरीन लाइन्स पर उतरा। वहां किसी परिचित की घोड़ा गाड़ी दिखाई दी। वे मुझे रेवा शंकर झावेरी के घर छोड़ गए। उन्होंने मुझे खबर दी कि आपके पकड़े जाने की खबर पाकर लोग क्रुद्ध हो गए हैं और पागल से बन गए हैं। पायधुनी के पास दंगे का खतरा है। मजिस्ट्रेट और पुलिस वहां पहुंच गई है। मैं घर पहुंचा ही था कि इतने में उमर सोबानी और अनुसुईया बहन मोटर में आए और उन्होंने मुझे पायधुनी चलने को कहा। उन्होंने बताया कि लोग अधीर हो गए हैं और बड़े उत्तेजित हैं। हम में से किसी के भी किए शांत नहीं हो सकते। आपको देखेंगे तभी शांत होंगे। मैं मोटर में बैठ गया। पायधुनी पहुंचते ही रास्ते में भारी भीड़ दिखाई दी। लोग मुझे देखकर हर्षोन्मत्त हो उठे। अब जुलूस बना। वंदे मातरम और अल्लाह अकबर के नारों से आकाश गूंज उठा। पायधुनी पर घुड़सवार दिखाई दिए। ऊपर से ईंटों की वर्षा हो रही थी। मैं हाथ जोड़कर लोगों से प्रार्थना कर रहा था कि वे शांत रहें, पर जान पड़ा कि हम भी ईंटों की इस बौछार से बच नहीं पाएंगे। अब्दुर्रहमान गली में से क्रॉफर्ड मार्केट की ओर जाते हुए जुलूस को रोकने के लिए घुड़सवारों की एक टुकड़ी सामने से आ पहुंची। वे जुलूस को किले की ओर ले जाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। लोग वहां समा नहीं रहे थे। लोगों ने पुलिस की पांत को चीरकर आगे बढ़ने के लिए जोर लगाया।
वहां हालत ऐसी नहीं थी कि मेरी आवाज सुनाई पड़ सके। ये देखकर घुड़सवारों की टुकड़ी के अफसर ने भीड़ को तितर बितर करने का हुक्म दिया और अपने भालों को घुमाते हुए इस टुकड़ी ने एकदम घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। मुझे डर लगा कि उनके भाले हमारा काम तमाम कर दें तो आश्चर्य नहीं, पर मेरा वो डर निराधार था। बगल से होकर सारे भाले रेलगाड़ी की गति से सनसनाते हुए दूर निकल जाते थे। लोगों की भीड़ में दरार पड़ी, भगदड़ मच गई और कई कुचले गए, कई घायल हुए। घुड़सवारों को निकलने के लिए रास्ता नहीं था, लोगों के लिए आसपास बिखरने का रास्ता भी नहीं था। वे पीछे लौटे तो उधर भी हजारों लोग ठसाठस भरे थे। सारा दृश्य बेहद भयंकर प्रतीत हुआ। घुड़सवार और जनता दोनों पागल जैसे मालूम हुए। घुड़सवार कुछ देखते ही नहीं थे अथवा देख नहीं सकते थे। वे तो टेढ़े होकर घोड़ों को दौड़ाने में लगे थे। मैंने देखा कि जितना समय इन हजारों के दल को चीरने में लगा, उतने समय तक वे कुछ भी देख नहीं सकते थे। इस तरह लोगों को तितर बितर किया गया और आगे बढ़ने से रोका गया। हमारी मोटर को आगे जाने दिया गया। मैंने कमिश्नर के कार्यालय के सामने मोटर रुकवाई और मैं उससे पुलिस के व्यवहार की शिकायत करने के लिए उतरा। वह सप्ताह 2। मैं कमिश्नर ग्रिफिथ साहब के कार्यालय में गया। उनकी सीढ़ी के पास जहां देखा, वहीं हथियारबंद सैनिकों को बैठा पाया, मानो लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हों। बरामदे में भी हलचल मची हुई थी। मैं खबर देकर ऑफिस में बैठा तो देखा कि कमिश्नर के पास मिस्टर बोरिंग बैठे हुए हैं। मैंने कमिश्नर से उस दृश्य का वर्णन किया जिसे मैं अभी अभी देखकर आया था। उन्होंने संक्षेप में जवाब दिया, मैं नहीं चाहता था कि जुलूस फोर्ट की ओर जाए। वहां जाने पर उपद्रव हुए बिना नहीं रहता, और मैंने देखा कि लोग लौटाए लौटने वाले न थे, इसलिए सिवा घोड़े दौड़ाने के मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। मैंने कहा, किंतु उसका परिणाम तो आप जानते थे। लोग घोड़ों के पैरों तले दबने से बच नहीं सकते थे। मेरा तो ख्याल है कि घुड़सवारों की टुकड़ी भेजने की आवश्यकता थी ही नहीं। साहब बोले, आप इसे नहीं समझ सकते। आपकी शिक्षा का लोगों पर क्या असर हुआ है, इसका पता आपकी अपेक्षा हम पुलिस वालों को अधिक रहता है। हम पहले से कड़ी कार्यवाही न करें तो अधिक नुकसान हो सकता है। मैं आपसे कहता हूँ, लोग आपके काबू में भी रहने वाले नहीं हैं। वे कानून को तोड़ने की बात तो झट से समझ जाएंगे, लेकिन शांति की बात समझना उनकी शक्ति से परे है। आपके हेतु अच्छे हैं, लेकिन लोग उन्हें समझेंगे नहीं। वे तो अपने स्वभाव का ही अनुसरण करेंगे। मैंने जवाब दिया, किंतु आपके और मेरे बीच जो भेद है सो इसी बात में है। मैं कहता हूं कि लोग स्वभाव से लड़ाकू नहीं बल्कि शांति प्रिय हैं। हम में बहस होने लगी। आखिर साहब ने कहा, अच्छी बात है। यदि आपको विश्वास हो जाए कि लोग आपकी शिक्षा को समझे नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे? मैंने उत्तर दिया कि यदि मुझे इसका विश्वास हो जाए तो मैं इस लड़ाई को मुलतवी कर दूंगा। मुलतवी करने का मतलब क्या? आपने तो मिस्टर बोरिंग से कहा है कि मुक्त होने पर आप तुरंत वापस पंजाब जाना चाहते हैं। हाँ, मेरा इरादा तो लौटती ट्रेन से ही वापस जाने का था, पर अब आज तो जाना नहीं हो सकता। आप धैर्य से काम लेंगे तो आपको और अधिक बातें मालूम होंगी। आप जानते हैं अहमदाबाद में क्या हो रहा है, अमृतसर में क्या हुआ है। लोग सब कहीं पागल से हो गए हैं। मुझे भी पूरा पता नहीं है। कई स्थानों में तार भी टूटे हैं। मैं तो आपसे कहता हूं कि इस सारे उपद्रव की जवाबदेही आपके सर पर है। मैंने कहा, मुझे जहां अपनी जिम्मेदारी महसूस होगी वहां मैं उसे अपने ऊपर लिए बिना नहीं रहूंगा। अहमदाबाद में लोग थोड़ा भी उपद्रव करें तो मुझे आश्चर्य और दुख होगा। अमृतसर के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। वहां तो मैं कभी गया ही नहीं। वहां मुझे कोई जानता भी नहीं है। पर मैं इतना जानता हूं कि पंजाब की सरकार ने मुझे वहां जाने से रोका न होता तो मैं शांति रक्षा में बहुत मदद कर सकता था। मुझे रोक कर तो सरकार ने लोगों को चिढ़ाया ही है। इस तरह हमारी बातचीत होती रही। हमारे मत का मेल मिलने वाला नहीं था। मैं ये कहकर विदा हुआ कि चौपाटी पर सभा करने और लोगों को शांति रखने के लिए समझाने का मेरा इरादा है। चौपाटी पर सभा हुई। मैंने लोगों को शांति और सत्याग्रह की मर्यादा के विषय में समझाया और बतलाया। सत्याग्रह सच्चे का हथियार है। यदि लोग शांति न रखेंगे तो मैं सत्याग्रह की लड़ाई कभी न लड़ सकूंगा। अहमदाबाद से श्री अनुसुईया बहन को भी खबर मिल चुकी थी कि वहां उपद्रव हुआ है। किसी ने अफवाह फैला दी थी कि वे भी पकड़ी गई हैं। इससे मजदूर पागल हो उठे थे। उन्होंने हड़ताल कर दी और उपद्रव भी मचाया था और एक सिपाही का खून भी हो गया। मैं अहमदाबाद गया। मुझे पता चला कि नडियाद के पास रेल की पटरी उखाड़ने की कोशिश भी हुई थी। वीरम गांव में एक सरकारी कर्मचारी का खून हो गया था। अहमदाबाद पहुंचा तब वहां मार्शल लॉ जारी था। लोगों में आतंक फैला हुआ था। लोगों ने जैसा किया वैसा पाया और उसका ब्याज भी पाया।
मुझे कमिश्नर मिस्टर प्रेट के पास ले जाने के लिए एक आदमी स्टेशन पर हाजिर था। मैं उनके पास गया। वो बहुत गुस्से में थे। मैंने उन्हें शांति से उत्तर दिया। जो हत्या हुई थी उसके लिए मैंने खेद प्रकट किया। ये भी सुझाया कि मार्शल लॉ की आवश्यकता नहीं है और पुनः शांति स्थापित करने के लिए जो उपाय करने जरूरी हों सो करने की अपनी तैयारी बताई। मैंने आम सभा बुलाने की मांग की। ये सभा आश्रम की भूमि पर करने की अपनी इच्छा प्रकट की। उन्हें ये बात अच्छी लगी। जहां तक मुझे याद है, मैंने रविवार तारीख 13 अप्रैल को सभा की थी। मार्शल लॉ भी उसी दिन अथवा दूसरे दिन रद्द हुआ था। इस सभा में मैंने लोगों को उनके अपने दोष दिखाने का प्रयत्न किया। मैंने प्रायश्चित के रूप में 3 दिन के उपवास किए और लोगों को 1 दिन का उपवास करने की सलाह दी। जिन्होंने हत्या वगैरह में हिस्सा लिया हो, उन्हें मैंने सुझाया कि वे अपना अपराध स्वीकार कर लें। मैंने अपना धर्म स्पष्ट देखा। जिन मजदूरों आदि के बीच मैंने इतना समय बिताया था, जिनकी मैंने सेवा की थी और जिनके विषय में अच्छे व्यवहार की मैं आशा रखता था, उन्होंने उपद्रव में हिस्सा लिया। मुझे ये असह्य मालूम हुआ और मैंने अपने को उनके दोष में हिस्सेदार माना। जिस तरह मैंने लोगों को समझाया कि वे अपना अपराध स्वीकार कर लें, उसी तरह सरकार को भी गुनाह माफ करने की सलाह दी। दोनों में से किसी एक ने भी मेरी बात नहीं सुनी। न लोगों ने अपने दोष स्वीकार किए, न सरकार ने किसी को माफ किया। स्वर्गीय रमण भाई आदि नागरिक मेरे पास आए और मुझे सत्याग्रह मुलतवी करने के लिए मनाने लगे, पर मुझे मनाने की आवश्यकता ही नहीं रही थी। मैंने स्वयं निश्चय कर लिया था कि जब तक लोग शांति का पाठ न सीख लें, तब तक सत्याग्रह मुलतवी रखा जाए। इससे वे प्रसन्न हुए। कुछ मित्र नाराज भी हुए। उनका ख्याल ये था कि अगर मैं सब कहीं शांति की आशा रखूं और सत्याग्रह की यही शर्त रहे, तो बड़े पैमाने पर सत्याग्रह कभी चल ही नहीं सकता। मैंने अपना मतभेद प्रकट किया। जिन लोगों के बीच काम किया गया है, जिनके द्वारा सत्याग्रह करने की आशा रखी जाती है, वे शांति का पालन न करें तो अवश्य ही सत्याग्रह कभी नहीं चल सकता। मेरी दलील ये थी कि सत्याग्रही नेताओं को इस प्रकार की मर्यादित शांति बनाए रखने की शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। अपने इन विचारों को मैं आज तक बदल नहीं सका हूं। पहाड़ जैसी भूल। अहमदाबाद की सभा के तुरंत बाद ही मैं नडियाद गया। पहाड़ जैसी भूल नामक जो शब्द प्रयोग प्रसिद्ध हुआ है, उसका उपयोग मैंने पहली बार नडियाद में किया। अहमदाबाद में मुझे अपनी भूल मालूम पड़ने लगी थी, पर नडियाद में वहां की स्थिति का विचार करके और ये सुनकर कि खेड़ा जिले के बहुत से लोग पकड़े गए हैं, जिस सभा में मैं घटित घटनाओं पर भाषण कर रहा था, उसमें मुझे अचानक ये ख्याल आया कि खेड़ा जिले के और ऐसे दूसरे लोगों को कानून सविनय भंग करने के लिए निमंत्रित करने में मैंने जल्दबाजी की भूल की, और वो भूल मुझे पहाड़ जैसी मालूम हुई। इस प्रकार अपनी भूल कबूल करने के लिए मेरी खूब हंसी उड़ाई गई। फिर भी अपनी इस स्वीकृति के लिए मुझे पश्चाताप नहीं हुआ। मैंने हमेशा ये माना है कि जब हम दूसरों के गज जैसे दोषों को रजवत मानकर देखते हैं और अपने रजवत प्रतीत होने वाले दोषों को पहाड़ जैसा देखना सीखते हैं, तभी हमें अपने और पराये दोषों का ठीक ठीक अंदाजा हो पाता है। मैंने ये भी माना है कि सत्याग्रही बनने की इच्छा रखने वालों को तो इस साधारण नियम का पालन बहुत अधिक सूक्ष्मता के साथ करना चाहिए। अब हम ये देखें कि पहाड़ जैसी प्रतीत होने वाली वो भूल थी क्या। कानून का सविनय भंग उन्हीं लोगों द्वारा किया जा सकता है जिन्होंने विनय पूर्वक और स्वेच्छा से कानून का सम्मान किया हो। अधिकतर तो हम कानून का पालन इसलिए करते हैं कि उसे तोड़ने पर जो सजा होती है, हम उससे डरते हैं, और ये बात उस कानून पर विशेष रूप से घटित होती है जिसमें नीति अनीति का प्रश्न नहीं होता। कानून हो चाहे न हो, लोग भले माने जाते हैं। वे एकाएक कभी चोरी नहीं करते। फिर भी रात में साइकिल पर बत्ती जलाने के नियम से बच निकलने में भले आदमियों को भी कभी क्षोभ नहीं होता, और ऐसे नियम का पालन करने की कोई सलाह भर देता है तो भले आदमी भी उसका पालन करने के लिए तुरंत तैयार नहीं होते। किंतु जब उसे कानून में स्थान मिलता है और उसको भंग करने पर दंडित होने का डर लगता है, तब दंड की असुविधा से बचने के लिए वे भी रात पर साइकिल में बत्ती लगाते हैं। इस प्रकार का नियम पालन स्वेच्छा से किया हुआ पालन नहीं कहा जा सकता। लेकिन सत्याग्रही समाज के जिन कानूनों का सम्मान करेगा, वो सम्मान सोच समझकर स्वेच्छा से सम्मान करना धर्म है, ऐसा मानकर करेगा। जिसने इस प्रकार समाज के नियमों का विचार पूर्वक पालन किया है, उसी को समाज के नियमों में नीति अनीति का भेद करने की शक्ति प्राप्त होती है, और उसी को मर्यादित परिस्थितियों में अमुक नियमों को तोड़ने का अधिकार प्राप्त होता है। लोगों के इस तरह का अधिकार प्राप्त करने से पहले मैंने उन्हें सविनय कानून भंग के लिए निमंत्रित किया।
अपनी ये भूल मुझे पहाड़ जैसी लगी और खेड़ा जिले में प्रवेश करने पर मुझे खेड़ा की लड़ाई का स्मरण हुआ और लगा कि मैं बिल्कुल गलत रास्ते पर चल पड़ा हूं। मुझे लगा कि लोग सविनय कानून भंग करने योग्य बने, इससे पहले उन्हें गंभीर रहस्य को जानना चाहिए। जिन्होंने कानून को रोज जानबूझकर तोड़ा हो, जो गुप्त रीति से अनेक बार कानूनों को भंग करते हो, वे अचानक सविनय कानून भंग को कैसे समझ सकते हैं, उसकी मर्यादा का पालन कैसे कर सकते हैं। ये तो सहज ही समझ में आ सकता है कि इस प्रकार की आदर्श स्थिति तक हजारों या लाखों लोग नहीं पहुंच सकते। किंतु यदि बात ऐसी है तो सविनय कानून भंग कराने से पहले शुद्ध स्वयं सेवकों का एक ऐसा दल खड़ा होना चाहिए जो लोगों को ये सारी बातें समझाए और प्रतिक्षण उनका मार्गदर्शन करे। और ऐसे दल को सविनय कानून भंग का तथा उसकी मर्यादा का पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए। इन विचारों से भरा हुआ मैं बंबई पहुंचा और सत्याग्रह सभा के द्वारा सत्याग्रही स्वयं सेवकों का एक दल खड़ा किया। लोगों को सविनय कानून भंग का मर्म समझाने के लिए जिस तालीम की जरूरत थी वो इस दल के जरिए देनी शुरू की और इस चीज को समझाने वाली पत्रिकाएं निकाली। ये काम चला तो सही, लेकिन मैंने देखा कि मैं इसमें ज्यादा दिलचस्पी पैदा नहीं कर सका। स्वयं सेवकों की बाढ़ नहीं आई। ये नहीं कहा जा सकता कि जो लोग भर्ती हुए उन सब ने नियमित तालीम ली। भर्ती में नाम लिखाने वाले में भी जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे वे दृढ़ होने के बदले खिसकने लगे। मैं समझ गया कि सविनय कानून भंग की गाड़ी जैसा मैंने सोचा था उससे धीमी चलेगी। नवजीवन और यंग इंडिया। एक तरफ तो चाहे धीमा जैसा होने पर भी शांति रक्षा का यह आंदोलन चल रहा था और दूसरी तरफ सरकार की दमन नीति पूरे जोर से चल रही थी। पंजाब में उसके प्रभाव का साक्षात्कार हुआ। वहां फौजी कानून यानी नादिरशाही शुरू हुई। नेतागण पकड़े गए। खास अदालतें नहीं थीं, बल्कि केवल गवर्नर का हुक्म बजाने का साधन बनी हुई थीं। उन्होंने बिना सबूत और बिना शहादत के लोगों को सजाएं दी। फौजी सिपाहियों ने निर्दोष लोगों को कीड़ों की तरह पेट के बल चलाया। इसके सामने जलियांवाला बाग का घोर हत्याकांड तो मेरी दृष्टि में किसी गिनती में था ही नहीं। यद्यपि आम लोगों का और दुनिया का ध्यान इस हत्याकांड ने ही खींचा था। मुझ पर दबाव पड़ने लगा कि मैं जैसे भी बने पंजाब पहुंचूं। मैंने वायसराय को पत्र लिखे, तार किए, किंतु जाने की इजाजत न मिली। बिना इजाजत के जाने पर अंदर तो जा ही नहीं सकता था। केवल सविनय कानून भंग करने का संतोष मिल सकता था। मेरे सामने ये विकट प्रश्न खड़ा था कि इस धर्म संकट में मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लगा कि निषेधाज्ञा का अनादर करके प्रवेश करूंगा तो वो विनय पूर्वक अनादर न माना जाएगा। शांति की जो प्रतीति मैं चाहता था वो मुझे अब तक नहीं हुई थी। पंजाब की नादिरशाही ने लोगों की अशांति को अधिक भड़का दिया था। मुझे लगा कि ऐसे समय मेरे द्वारा की गई कानून की अवज्ञा जलती आग में घी होमने का काम करेगी। अतएव पंजाब में प्रवेश करने की सलाह को मैंने तुरंत नहीं माना। मेरे लिए यह निर्णय एक कड़वा घूंट था। पंजाब से रोज अन्याय के समाचार आते और मुझे रोज सुनना और दांत पीसकर रह जाना पड़ता। इतने में मिस्टर हार्नीमैन को, जिन्होंने कार्निकल को एक प्रचंड शक्ति बना दिया था, सरकार चुरा ले गई और जनता को इसका पता तक न चलने दिया। इस चोरी में जो गंदगी थी उसकी बदबू मुझे अब तक आया करती है। मैं जानता हूं कि मिस्टर हार्नीमैन अराजकता नहीं चाहते थे। मैंने सत्याग्रह समिति की सलाह के बिना पंजाब सरकार का हुक्म तोड़ा, ये उन्हें अच्छा नहीं लगा था। सविनय कानून भंग को मुलतवी रखने में वे पूरी तरह सहमत थे। उसे मुलतवी रखने का अपना निर्णय मैंने प्रकट किया। इसके पहले ही मुलतवी रखने की सलाह देने वाला उनका पत्र मेरे नाम रवाना हो चुका था और वो मेरा निर्णय प्रकट होने के बाद मुझे मिला। इसका कारण अहमदाबाद और बंबई के बीच का फासला था। अतएव उनके देश निकाले से मुझे जितना आश्चर्य हुआ उतना ही दुख भी। इस घटना के कारण क्रॉनिकल के व्यवस्थापकों ने उसे चलाने का बोझ मुझ पर डाला। मिस्टर ब्रेलवी तो थे ही, इसलिए मुझे कुछ अधिक करना नहीं पड़ता था। फिर भी मेरे स्वभाव के अनुसार मेरे लिए ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो गई थी। किंतु मुझे ये जिम्मेदारी अधिक दिन तक उठानी नहीं पड़ी। सरकार की मेहरबानी से क्रॉनिकल बंद हो गया। जो लोग क्रॉनिकल की व्यवस्था के कर्ता धर्ता थे, वे ही लोग यंग इंडिया की व्यवस्था पर भी निगरानी रखते थे। वे थे उमर सोबानी और शंकर लाल बैंकर। इन दोनों भाइयों ने मुझे सुझाया कि मैं यंग इंडिया की जिम्मेदारी अपने सर लूं और क्रॉनिकल के अभाव की थोड़ी पूर्ति करने के विचार से यंग इंडिया को हफ्ते में 1 बार के बदले 2 बार निकालना मुझे और उन्हें ठीक लगा। मुझे लोगों को सत्याग्रह का रहस्य समझाने का उत्साह था। पंजाब के बारे में मैं और कुछ तो नहीं, कम से कम उचित आलोचना तो कर ही सकता था।
और उसके पीछे सत्याग्रह रूपी शक्ति है, इसका पता सरकार को था ही। अतएव इन मित्रों की सलाह मैंने स्वीकार कर ली। किंतु अंग्रेजी के द्वारा जनता को सत्याग्रह की शिक्षा कैसे दी जा सकती थी? गुजरात मेरे कार्य का मुख्य क्षेत्र था। इस समय भाई इंदुलाल याज्ञिक, उमर सोबानी और शंकरलाल बैंकर की मंडली में थे। वे नवजीवन नामक गुजराती मासिक चला रहे थे। उसका खर्च भी उक्त मित्र पूरा करते थे। भाई इंदुलाल ने और उनके उन मित्रों ने ये पत्र मुझे सौंप दिया और भाई इंदुलाल ने इसमें काम करना भी स्वीकार किया। इन मासिक को साप्ताहिक बनाया गया। इस बीच क्रॉनिकल फिर से जी उठा, इसलिए यंग इंडिया पुनः साप्ताहिक हो गया और मेरी सलाह के कारण उसे अहमदाबाद ले जाया गया। 2 पत्रों के अलग अलग स्थानों से निकलने में खर्च अधिक होता था और मुझे अधिक कठिनाई होती थी। नवजीवन तो अहमदाबाद से ही निकलता था। ऐसे पत्रों के लिए स्वतंत्र छापाखाना होना चाहिए, इसका अनुभव मुझे इंडिया ओपिनियन के संबंध में हो ही चुका था। इन पत्रों के द्वारा मैंने जनता को यथाशक्ति सत्याग्रह की शिक्षा देना शुरू किया। पहले दोनों पत्रों की थोड़ी ही प्रतियां छपती थीं, लेकिन बढ़ते बढ़ते वे 40,000 के आसपास पहुंच गईं। नवजीवन के ग्राहक एकदम बढ़े, जबकि यंग इंडिया के धीरे धीरे। मेरे जेल जाने के बाद इसमें कमी हुई और आज दोनों की ग्राहक संख्या 8,000 से नीचे चली गई है। इन पत्रों में विज्ञापन न लेने का मेरा आग्रह शुरू से ही था। मैं मानता हूं कि इसमें कोई हानि नहीं हुई और इस प्रथा के कारण पत्रों के विचार स्वातंत्र्य की रक्षा करने में बहुत मदद मिली। मैं मानता हूं कि इससे कोई हानि नहीं हुई और इस प्रथा के कारण पत्रों के विचार स्वातंत्र्य की रक्षा करने में मुझे बहुत मदद मिली। पंजाब में जो कुछ हुआ उसके लिए अगर सर माइकल ऑडवायर ने मुझे गुनहगार ठहराया था, तो वहां के कोई नवयुवक फौजी कानून के लिए भी मुझे गुनहगार ठहराने में हिचकिचाते न थे। क्रोधावेश में भरे इन नवयुवकों की दलील ये थी कि यदि मैंने सविनय कानून भंग को मुलतवी न किया होता तो जलियांवाला बाग का कत्लेआम कभी न होता और न फौजी कानून ही जारी हुआ होता। किसी ने तो ये धमकी भी दी थी कि मेरे पंजाब जाने पर लोग मुझे जान से मारे बिना न रहेंगे, किंतु मुझे तो अपना कदम उपयुक्त मालूम होता था कि उसके कारण समझदार आदमियों में गलतफहमी होने की संभावना नहीं थी। मैं पंजाब जाने के लिए अधीर हो रहा था। मैंने पंजाब कभी न देखा था। अपनी आंखों से जो कुछ देखने को मिले उसे देखने की मेरी तीव्र इच्छा थी और मुझे बुलाने वाले डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू तथा पंडित राम भजन दत्त चौधरी को मैं देखना चाहता था। वे जेल में थे, पर मुझे पूरा विश्वास था कि सरकार उन्हें लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकेगी। मैं जब बंबई जाता तब बहुत से पंजाबी मुझसे आकर मिला करते थे। मैं उन्हें प्रोत्साहन देता था, जिसे पाकर वे प्रसन्न होते थे। इस समय मुझमें विपुल आत्मविश्वास था, लेकिन मेरा जाना टलता जाता था। वायसराय लिखाते रहते थे कि अभी जरा देर है। इस बीच हंटर कमेटी आई। उस फौजी कानून के दिनों में पंजाब के अधिकारियों द्वारा किए गए कारनामों की जांच करनी थी। दीन बंधु एंड्रूज वहां पहुंच गए थे। उनके पत्रों में हृदय द्रावक वर्णन होते थे। उनके पत्रों की ध्वनि ये थी कि अखबारों में जो कुछ छपता था, फौजी कानून का जुल्म उससे कहीं अधिक था। पत्रों में मुझसे पंजाब पहुंचने का आग्रह किया गया। दूसरी तरफ मालवीय जी के भी तार आ रहे थे कि मुझे पंजाब पहुंचना ही चाहिए। इस पर मैंने वायसराय को फिर तार दिया। उत्तर मिला कि आप फलां तारीख को जा सकते हैं। मुझे तारीख ठीक से याद नहीं, पर वो बहुत करके 17 अक्टूबर थी। लाहौर पहुंचने पर जो दृश्य मैंने देखा वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। स्टेशन पर लोगों का समुदाय इस कदर इकट्ठा हुआ था मानो बरसों के बिछोह के बाद कोई प्रियजन आ रहा हो और सगे संबंधी उससे मिलने आए हों। लोग हर्षोन्मत्त हो रहे थे। मुझे पंडित रामभज दत्त चौधरी के घर ठहराया गया था। श्री सरला देवी चौधरानी पर, जिन्हें मैं पहले से जानता था, मेरी आवभगत का बोझ आ पड़ा था।